प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे को इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपकी बीच बात करने वाले हैं कि आप बीए सेमेस्टर फोर्थ या विद्यार्थी होंगे, बीए सेमेस्टर फोर्थ या विद्यार्थी होंगे और आपकी हिस्ट्री की सब्जेक्ट होगी मेजर के अंतर्गत। तो आपके टॉपिक का नाम होगा भारत का इतिहास और आपकी एग्ज़ाम डेट आप सभी को पता होगा कि जुलाई में आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, जुलाई अगस्त में आपकी एग्ज़ाम चलने वाली है। तो आपका स्वागत है। इस वीडियो में पूरी डिटेल से हम बात करने वाले हैं। आपके ऑफिशियली सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी क्लास लेने वाली है। यूनिट फर्स्ट का वीडियो हमने कंप्लीट कर दिया है, वो वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। एंड यूनिट 2 की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम यूनिट 2 के बारे में हम करने वाले हैं। आपके पीछे बात गांधीवादी युग के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आप सभी को बिल्कुल बिना किसी देरी के, बिना किसी डाउट के इस वीडियो से जुड़ जाना है। तो यूनिट 2 का आपका सिलेबस जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें गांधीवादी जी के बारे में बताया कि गांधीवादी युग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जो भी विकास और डेवलपमेंट हुआ, एंड खलीफा आंदोलन, आपके सिविल जो आपके दो अलग अलग आंदोलन आए थे, उन सभी के बारे में हम डिटेल से हम बात करने वाले हैं। तो यूनिट 2 का इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आपका रिजल्ट पेंडिंग चल रहा है, मेरे को पता है, लेकिन मैं बार बार वीडियो अपलोड नहीं करूँगा, क्योंकि जब वीडियो अपलोड करता हूँ तब स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है, वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ तब प्रॉब्लम होती है। और अगर वीडियो में ये बता दिया कि यह तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, तब स्टूडेंट कहते हैं कि आपने बताया था फिर रिजल्ट नहीं है। आज मेरे को पता है 12 जून है, रिजल्ट नहीं आएगा है, तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना है थोड़ा बहुत। 9-10 बजे तक इंतज़ार करना है, बाद में आपको सो जाना है। पिछले वीडियो में मैंने जब वीडियो बनाया कि रिजल्ट नहीं आएगा, तब सुबह कमेंट आता है कि भाई आप क्यों झूठ बोलती हो, आप हम देर आते हैं इंतज़ार करते रहे। तो भाई मैंने 7 बजे वीडियो अपलोड कर दिया था, इसलिए मैं पहले आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। अगर 12 जून को रिजल्ट आपको नहीं आता है तो 9 बजे तक ही आपको इंतज़ार करना है, बाद में आपको इंतज़ार नहीं करना है, ठीक है। 9 बजे तक इंतज़ार करना है। अगर रिजल्ट नहीं आता है तो बाद में आके हमको प्रोसेस करेंगे, वो अभी नहीं करेंगे, अभी 1-2 दिन का वेट और करेंगे हम, ठीक है। 15 जून तक आपको थोड़ा और वेट करना है। और बाद में मैं भी लगातार बात कर रहा हूँ कि क्या समस्या चल रही है, तो उसके बारे में की बात करेंगे। हम अलग से वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, क्योंकि अलग से वीडियो अपलोड करते हैं तो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है, इसलिए इस वीडियो में करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये वीडियो स्टूडेंट बाद में देखेंगे तो उनको मैं समझ आता हूँ कि आपको कुछ परेशानी होगी बीच में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो गांधीवादी युग स्वतंत्रता संग्राम के बारे में विकास या गहन ऐतिहासिक मूल्यांकन रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने इतिहास में 1945 से लेकर 1947 तक की अवधि गांधीवादी युग के रूप में जानी जाती है। तो कौन सी अवधि गांधीवादी युग के रूप में जानी जाती है? तो आप कहेंगे 1915 से लेकर 1947 तक की जो अवधि होती है वो गांधीवादी युग की मानी जाती है। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से मोहनचंद करमचंद गांधी की भारत वापसी में स्वतंत्रता संग्राम के चरित्र को पूरी तरह से बदल दिया था, ठीक है, बदल दिया गया था। इससे पूर्व गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति के खिलाफ अहिंसक सत्याग्रह पद्धतियों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था। यानी कि 1915 से पहले आपके गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका में गई हुई थी। वहाँ पर लोग रंग भेद की नीति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करते थे, काले गोरे के रंग के रूप में उनके ऊपर भेदभाव करते थे। उन्हें आंदोलन के माध्यम से उन्हें एक राहत और उनकी स्वतंत्रता दिलाने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। लेकिन 1915 में गांधी जी वापस आ जाते हैं, जहाँ उन्होंने टोल्स्टॉय फोरम की स्थापना की थी, ठीक है, जहाँ उन्होंने टोल्स्टॉय फोरम की स्थापना की थी। भारत लौटने के बाद अपनी राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के पास की सलाह पर उन्होंने देशव्यापी परिस्थिति का अध्ययन किया और 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तो आपकी एग्जाम में किसा सकता है कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे 1917 में होती है। उनके प्रारंभिक स्थानीय सत्याग्रह चंपारण 1917, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में होता है, खेड़ा सत्याग्रह आपका 1918 में होता है। तो भी आपको याद रखना है कि उनके प्रारंभिक स्थानीय सत्याग्रह से चंपारण 1917 में होता है, और साबरमती आश्रम की स्थापना भी 1917 में होती है। अहमदाबाद मिल हड़ताल आपका 1918 में होता है, खेड़ा सत्याग्रह आपका 1918 में होता है। न केवल उनके अहिंसक प्रतिरोध के सिद्धांतों को स्थापित किया, बल्कि जनता को राष्ट्रीय आंदोलन के मुख्य आधार से भी जोड़ने का कार्य उन्होंने प्रमुख से किया था। गांधी जी के प्रारंभिक जीवन और दार्शनिक पृष्ठभूमि की ऐतिहासिक तथ्यों को निम्नलिखित तालिका में
इस माध्यम से समझा जा सकता है। नीचे आपकी जो तालिका है उसमें समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गांधी जी का किस प्रकार गांधी जी का जन्म होता है, किस प्रकार आगे बढ़ते हैं, तो उनके जन्म के बारे में पूरी डिटेल से हम बात करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो में कंटिन्यू रहना, पूरी डिटेल से हम गांधी जी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो गांधी जी का जन्म कब होता है? तो गांधी जी का जन्म आपका होता है 2 अक्टूबर 1869 में होता है। उनकी जन्म और पृष्ठभूमि पारिवारिक पृष्ठभूमि थी। उनका जन्म स्थान और पारिवारिक था गुजरात के पोरबंदर में उनका जन्म होता है। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और उनकी माता का नाम क्या था? कस्तूरीबाई। क्या नाम था उसका? वो नाम था। वो काटिया रियासत के दीवान थे जो हिंदू मठ बनिया समुदाय से संबंध थे। तो गुजरात के पोरबंदर में उनका जन्म होता है। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। ठीक है, पुतलीबाई उनकी माता का नाम था। वो हिंदू मठ बनिया समुदाय से संबंध रखते थे। ठीक है, तो 1869 उनका जन्म होता है और बाद में 1869 कस्तूरबा गांधी, मोहनचंद्र करमचंद गांधी, ये इनकी पत्नी थी कस्तूरबा गांधी। था ठीक है, इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। ठीक है, मैंने पहले पुतलीबाई बताया था, इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। ठीक है, अब 1882 में इनका विवाह हो जाता है। कस्तूरबा गांधी से इनका विवाह हो जाते हैं। ठीक है, 1882, तो यानी कि आप कितना अप्लाई करेंगे? तो 13 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो जाता है। 13 वर्ष की उम्र में इनका विवाह संपन्न हो जाता है। 1888 के बारे में बात करते हैं तो 13 में यहाँ पे 500 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 18 वर्ष की उम्र में इंग्लैंड प्रस्थान और माता की शपथ ली। इंग्लैंड प्रस्थान हो गया, माता की शपथ ली। कानून की शिक्षा हेतु लंदन प्रस्थान करने से पूर्व उनकी माता पुतलीबाई जैन भिक्षु बेचारी जी के समक्ष उनसे मांस और शराब का सेवन न करने की शपथ दिलाई थी। यानी कि जब इंग्लैंड जा रहे थे इनकी माता ने कहा कि बेटा तुम वहाँ पर ना शराब पियोगे ना मांस खाओगे। इनकी माता ने शपथ दिलवाई थी। ठीक है, कि तुम वहाँ पर उल्टे काम मत करना। जैसे कि आप घर से जाते हैं तो आपकी माता कहती है कि बेटा कहीं पे उल्टे काम मत करना, सही कार्य करना। तो इसलिए कहा कि उन्होंने प्रवास किया। बाद में आपका लंदन प्रवास करते हैं। लंदन प्रवास किस प्रकार करते हैं? दार्शनिक या धार्मिक प्रभाव के आधार पर लंदन में धर्मवादियों के संपर्क में आकर उन्होंने भगवत गीता का गहन अध्ययन किया और बाद में कवि राजचंद्र मेहता के विचार से अत्यधिक प्रभावित हुए थे और ये आगे चले जाते हैं। तो इस प्रकार लंदन प्रभाव हुआ था। आप सभी को सिंपली याद रखना है। और बाद में क्या होता है? तो बाद में आपका 1893 से लेकर 1914 तक आपके कहाँ पर गए थे? तो आप कहेंगे कि अफ्रीका में गए थे। रंग भेद की नीति का विरोध करने के लिए वहाँ पर प्रमुख से गए थे। 1914 को वापस आते हैं भारत में। तो मुफ्तीगल दादा अब्दुल्ला के कानूनी मामले हेतु प्रस्थान किया। रंग भेद के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन चलाया और 1910 में टोस्ट्रॉम फार्म की स्थापना की। तो आपके लिए ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है कि टोस्ट्रॉम फार्म की स्थापना किसने की और कब की। तो आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आप कहेंगे 1910 में टोस्टॉय की फोरम की स्थापना गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति के विरोध में की थी। तो आपको याद रखना है। 2 जनवरी 1915 को आपका भारत की वापसी होती है और आरंभिक सम्मान होता है। स्वदेश वापसी उन्हें सरकार द्वारा बोर युद्ध में उनके मानवीय कार्यों के लिए केसरी हिंद की उपाधि दी, जिससे इन्होंने 1919 के कौन से कौन सा हुआ था? आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें इन्होंने वापस लौटा दी थी। अब बात करते हैं आपके बीच में 9 जनवरी को आपका प्रवासी भारत दिवस भी मनाया जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है प्रवासी भारत दिवस यानी कि वापस जाकर दूसरी जगह जाकर हम वापस आते हैं तो इसे प्रवासी कहते हैं। तो ये गांधी जी के सम्मान के रूप में 9 जनवरी को प्रवासी भारत दिवस मनाया जाता है। आप सभी को याद रखना है। रोलेक्ट एक्ट खिलाफत और असहयोग आंदोलन का समन्वय। तो इसके बारे में तो डिटेल से हम बात करेंगे। ठीक है, तो आपको जुड़े रहना है। तो 1919 से 1922 में आपका रोलेक्ट एक्ट आता है और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी आपका इससे पहले हो जाता है 1919 में। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में भारत में अत्यधिक मुद्रास्फीति बढ़ी, यानी मुद्रा को लेकर बहुत से आंदोलन चले और यहाँ पर आपको देखते रहना है। लोगों की अनिवार्य खेती के कारण आर्थिक घटनाएं चरम पर थी। इन समस्याओं का समाधान करने के बजाय ब्रिटिश सरकार ने भारतीय और राष्ट्रवादी आकांक्षाओं को दमन करने के लिए 1919 में रोलेक्ट एक्ट लगाया था। ठीक है, रोलेक्ट एक्ट लागू किया जिससे सरकार को बिना मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार उनके पास असीमित शक्ति प्रदान की गई थी। यानी कि कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध करे या न करे उसको जेल में डाल दिया जाता था। इस दमनकारी नीति से पूर्व एनी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में होम रूल लीग की
स्थापना सक्रिय किया था। ठीक है, इन्होंने आपकी एनी बेसेंट तो थी आपकी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, और वो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष आपकी सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, परंतु यह मुख्यतः शिक्षित वर्ग तक ही सीमित थी। सितंबर 1918 में तिलक ने ब्रिटिश लेखक वेलेंटाइन चिराग के खिलाफ मुकदमे में सिलसिले में इंग्लैंड चले गए, जिससे होम लीग नेतृत्वहीन हो गई होकर धीरे धीरे निष्क्रिय हो गई। यानी कि आपके जो थे तिलक, दो आपके ब्रिटिश लेखक थे वेलेंटाइन के खिलाफ मेन मुकदमे के लिए वहाँ पर इंग्लैंड चले गए, जिससे कि जिन्होंने होम रूल की स्थापना की थी एनी बेसेंट और महात्मा गांधी ने, तो वह धीरे धीरे समाप्त हो गई। ठीक है, रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1970 को सत्याग्रह का गठन किया, एक आपका आह्वान किया। इस दौरान की 19 अप्रैल को अमृतसर में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, जिसके विरोध में गांधी जी ने 18 अप्रैल 1919 को आंदोलन वापस ले लिया और अपनी 1920 में अपना केसरी हिंद पदक ब्रिटिश सरकार को लौटा दिया था। और आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी आपकी एक अपनी उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, कौन सी उपाधि लौटाई थी आपके बाल गंगाधर तिलक ने, तो वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड आगे बात करते हैं। इसी समय भारत प्रथम विश्व युद्ध के तुर्की पराजय और खिलाफत समाप्त हो गई, और किए जाने के विरोध में अल्लाह भाइयों ने भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू किया, और गांधी जी ने इस आंदोलन को मुस्लिम एकता स्थापित करने और बड़ा एक संयुक्त मोर्चा तैयार करने के रूप में देखकर उसका समर्थन किया। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना ने राजनीति में धर्म की समावेश का कड़ा जवाब दिया था। ठीक है, कड़ा विरोध किया था और जवाब दिया था। इस सामुदायिक विभाजन को अव्यवस्था फैलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार आपने रीड किया होगा, तो अब आपके आगे भी हम रीड करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक का देहांत हो गया, और सितंबर 1920 में कांग्रेस की कलकत्ता विशेष अधिवेशन में दिसंबर 1920 में नागपुर के वार्षिक अधिवेशन में इस आंदोलन के प्रस्ताव को पूर्ण स्वीकृति दी गई। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन के स्थान पर स्वराज को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया। इसके साथ ही विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के रूप में 1918 में शुरू किए गए खादी और सरके के रसायनों कार्य आंदोलन के एजेंडे के रूप में स्थापित किया, ताकि मशीनी तकनीक पर निर्भरता को कम किया जा सके और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बना सके। ठीक है, यह आंदोलन अभूतपूर्व रूप से सफल रहा था, परंतु 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौराचौरी नामक स्थान पर एक हिंसक भीड़ होती है, जिसमें पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया जाता है, जिसमें लगभग 20 पुलिसकर्मी मारे गए थे। अहिंसा के सिद्धांत पर अडिग रहते हुए गांधी जी ने आंदोलन को तुरंत वापस ले लिया और आंदोलन की समाप्ति कर दी। 1924 में बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की और उनके जीवन की एकमात्र कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो जीवन की एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने कब की थी, तो आपने 1924 में बेलगांव के अधिवेशन में की थी। तो इस वक्त आपको याद रखना है। आगे हम क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। अब आपकी एग्जाम में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी आपके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो वो भी आपके लिए हम रीड करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सविनय अवज्ञा का आंदोलन वही आपका चोरा चोरी वाला कांड के समान ही है। उसमें ही थोड़ा बहुत सेम आपका लगभग उसी से है, लेकिन ये आप वापस नहीं ले आता है। तो दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार सौंप दिया। तो पूर्ण स्वराज की सबसे प्रथम मांग किसने की थी, तो आपके जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और अधिकार सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार सौंपा। फरवरी 1930 में आपकी गांधी जी ने साबरमती आश्रम में आयोजित बैठक में गांधी जी को इस आंदोलन की कमान सौंपी गई। तो इनको कहा गया गांधी जी को कि आप आंदोलन कीजिए। गांधी जी ने आंदोलन के मुख्य मुद्दे के में नमक कर को चुना, क्योंकि नमक समाज के अमीर और गरीब दोनों वर्गों के लिए बुनियादी जरूरत थी। यानी कि नमक सत्याग्रह इनको चुनने का कार्य इन्होंने किया। और वर्ष 1882 के नमक अधिनियम जैसे कानूनों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को इस पर पूर्ण एकाधिकार था। इस प्रकार इन्होंने आंदोलन किया। गांधी जी ने सोचा कि सबसे अच्छा आंदोलन नमक सत्याग्रह का रहेगा, क्योंकि 1800
82 में नमक एक अधिनियम लगाया गया था जिससे कि गरीबों को घाटा हो रहा था और ब्रिटिश सरकार इसको अपने अधीन कर रही थी। 2 मार्च से 1930 को गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को पत्र लिखकर नमक कानून तोड़ने के अपने इरादे से अवगत कराया। इसके पश्चात 12 मार्च यानी कि 10 दिन बाद में साबरमती आश्रम से धरनी मार्च की शुरुआत हुई और ये 24 दिवसीय यात्रा थी। 4 जिलों में और 48 गांव से गुजरते हुए 240 मील लंबी थी, यानी 240 आपकी लंबी मील लंबी थी, जिससे आरंभ में गांधी जी के साथ 78 अनुयायी थे, परंतु मार्ग में हजारों लोग जुड़ते चले गए और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी के तट पर मुट्ठी भर नमक बनाकर कानून तोड़ा, जिसके साथ ही देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया था। तो इस प्रकार आपके सविनय आंदोलन की शुरुआत होती है और आपको इसको लिखकर अपने नोट्स में जरूर लिखना है। तो इस प्रकार आपको याद रखने का प्रयास करना है। आगे हम बात कर लेते हैं आपके बीच में आगे डिटेल से हम बात करेंगे। मद्रास प्रेसिडेंसी सी राजगोपालाचारी ने तंजौर तट पर वेदरामणे तक नमक मार्च का नेतृत्व किया। केरल की आपकी केलफन के ने कालीकट से पय्यार तक पदयात्रा आयोजित की। पूर्व और पूर्वोत्तर भारत बिहार में चौकीदार कर का भुगतान करने से इनकार कर दिया गया। मणिपुर में रोंगमई जनजाति की 13 वर्षीय युवती रानी गेंडिलोई ने अपने भाइयों हैपो और जाजोगो के साथ मिलकर हिराका आंदोलन के बैनल तले ब्रिटिश सत्ता वन कानूनों के खिलाफ सत्र विद्रोह नेतृत्व किया। उन्हें 1932 में गिरफ्तार कर दिया गया। तो ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये त्रिपुरा क्षेत्र वाला भी आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, इतना डीप नहीं जाता है, ठीक है। तो आपको याद तो जरूर करके जाना है। इसका PDF हम व्हाट्सएप पर देंगे, वो उसकी कुछ प्राइस भी हम रखेंगे। गोलमेज सम्मेलन और संवैधानिक सुधार की विफलता। तो डिटेल से बात करते हैं। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने और भारत के भावी संवैधानिक सुधार की रूपरेखा तैयार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया था और तीनों गोलमेज सम्मेलन के विवरण और परिणामों को निम्न तालिका में दर्शाया गया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में से आपकी गांधी जी ने एक सम्मेलन में ही भाग लिया था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन बात करते हैं, इसके बाद डिटेल से हम बात करेंगे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में आपके भाग लिया था आपके पंडित नहीं, आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेकर एक अपना परिचय देते हुए इन्होंने कहा था कि मैं हूँ भीमराव अम्बेडकर। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है? आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है 1930 से 1931 के बीच में, 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। इसमें कुल आपके 89 प्रतिनिधि थे। कुल कितने प्रतिनिधि थे? कुल 300 ओनली 89 सदस्य थे। ने कांग्रेस ने बहिष्कार किया। राजा जॉर्ज प्रथम द्वारा उद्घाटन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स मैकडोनाल्ड द्वारा अध्यक्षता। सिखों की तरफ से सरदार संपूर्ण सिंह, हिंदू महासभा के मोजे और जयकर, पूंजीपति वर्ग को हमीद मोदी, महिलाओं को प्रतिनिधित्व बेगम जहारा और शाहनवाज और राधाबाई सुब्बाराव ने किया। कांग्रेस की अनुपस्थिति के कारण कोई भी ठोस संवैधानिक समझौता नहीं हो सका। यह सम्मेलन पूरी तरह से निष्प्रभावी रहा था। तो इन्होंने कुछ मात्रा में कांग्रेस का बहिष्कार किया था कि कांग्रेस गलत है, तो ये ज़्यादा प्रभावी नहीं रहा था। लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आपके आते हैं महात्मा गांधी, बापूजी आपके आ जाते हैं, ठीक है। 1931 27 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक ये आंदोलन होता है। इसमें आपके बापूजी आ जाते हैं, ठीक है। कौन आ जाते हैं? आपके बापूजी आ जाते हैं, ठीक है। आपके बापूजी इसमें प्रमुख रूप से आ जाते हैं। तो गांधी इरविन समझौता कब होता था? मार्च 1931 में होता है। बाद कांग्रेस की ओर से एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी शामिल हुए और इसके अतिरिक्त डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना और सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था। तो इसमें क्या होता है कि आपकी मुस्लिम लीग के सदस्य मोहम्मद अली जिन्ना भी आ जाते हैं। अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू भी आ जाती है और आपके महात्मा गांधी भी आ जाते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा अपशब्द के लिए प्रत्यक्ष निवारण
मंडल की मांग पर अत्यधिक बल देने और कांग्रेस की राष्ट्रीय एकता की मांग के बेहतर गहरा गतिरोध उत्पन्न हुआ। इस सम्मेलन से बिना किसी समझौते के समाप्त हो गया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन वो होता है आपके तीनों गोलमेज सम्मेलन में आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 कुल 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस ने इसका पूर्ण बहिष्कार किया क्योंकि इसके अधिकांश प्रमुख नेता उस समय यरवदा जेल में बंद थे। भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व राजकुमार और दीवानों ने किया था। यानी कि सरकार का गठन तो भारत के लोग करते थे, लेकिन उस सरकार को चलाने का कार्य ब्रिटिश के लोग करते थे। इस समय विभिन्न उस समितियों की रिपोर्ट और विचार किया गया जो सभी अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित अधिनियम 1935 का आधार बनी थी। तो आगे डिटेल से बात करेंगे। सांप्रदायिक पंचायत और पूना एक्ट का सामाजिक राजनीतिक विश्लेषण, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी आप रीड कर लेते हैं। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक मतभेदों के कारण उत्पन्न संवैधानिक प्रतिरोध का लाभ उठाते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इस पंचायत के तहत मुस्लिम, सिखों और आपके कौन से तो आपके यूरोपियों के साथ साथ दलित वर्गों के डिप्लेस्ड को भी हिंदू समाज से अलग मानते हुए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया। गांधी जी ने इस निर्णय को भारतीय राष्ट्रवाद और हिंदू समाज की अखंडता पर एक सीधा प्रहार माना, जिसका उद्देश्य दलितों को स्थायी रूप से हिंदुओं से अलग करना था। इस घोषणा के समय गांधी जी पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में बंद थे, जहां उन्होंने इस निर्णय के विरोध में 20 सितंबर 1932 में आमरण अनशन शुरू किया था। ठीक है, आमरण अनशन उन्होंने शुरू किया था। या आपको इसे याद रखना है कि आमरण अनशन शुरू कब होता है, तो आप कहेंगे 20 सितंबर, याद नहीं रहता तो ओनली 1932 आपको याद रखना है। इस संकटपूर्ण स्थिति को सुलझाने के लिए गांधी जी ने जीवन की रक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय जैसे मध्यस्थ नेताओं के प्रयासों से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी के प्रतिनिधि की यरवदा जेल में लंबी वार्ता हुई। यानी जब उनको जेल में बंद किया गया तो एक साथ ही इनको जेल में जब बंद किया गया था, ये तीनों पागल खोपड़ी थे, इनका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता था। तो अंत 24 सितंबर 1932 को दोनों पक्षों के पुनः एक्ट पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के तहत आपके सभी को देश से पृथक कर दिया गया, मांगे को वापस ले लिया गया और सामान्य हिंदू पुनर्निर्वाचन के अंतर्गत सीटों के लिए आरक्षण की व्यवस्था का स्वीकार किया गया और पुनः एक्ट के माध्यम से केंद्रीय विधायकों में दलितों के प्रतिनिधित्व में किए गए बदलावों का विवरण इस प्रकार दिया गया है। तो आगे तो डिटेल से और बात कर लेते हैं। ठीक है, आगे डिटेल से और बात करते हैं। तो आप ये चाहती है प्रांतीय विधानसभा में बात करते हैं। इसमें 11 सीटें थी और 148 सीटें आपकी पूर्णा एक्ट के तहत स्वीकृत व्यवस्था के आधार पर हुई थी। इस सीटों की संख्या में 2 से अधिक की वृद्धि की गई ताकि संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के बेहतर दलितों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। केंद्रीय विधानमंडल पृथक निर्वाचन का सामान्य प्रावधान था। कुल सीटों में से 48% सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित की गई। राष्ट्रीय स्तर पर दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व को वैधानिक रूप से सुरक्षित किया गया था। पूर्णा समझौते के भारतीय राजनीति और सामाजिक व्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़े और ऐतिहासिक और वैचारिक दृष्टिकोण से इस समझौते से दलितों के राजनीतिक संघर्ष को एक नई दिशा मिली, परंतु कुछ नकारात्मक पहलू भी उभर कर सामने है। विशेषज्ञों को मानना है कि संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के कारण वास्तविक और स्वतंत्र विचार रखने वाले दलित नेताओं की तुलना में उन उम्मीदवारों की चुनावी जीत अधिक सुगम हो गई जो स्वर्ण हिंदू संगठनों के प्रति नरम रुख रखते थे, जिसमें दलित वर्ग के स्वतंत्र सौदेबाजी और राजनीतिक स्वायत्तता कमजोर हुई थी। इस समझौते ने दलितों को एक पृथक अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने से रोक दिया, जिससे मवेशी के संविधान में उनके अधिकारों के स्पष्ट और कड़े प्रावधानों को सीमित होना पड़ा। हालांकि इस समझौते के सकारात्मक पक्ष के रूप में गांधी जी ने अपने सामाजिक दृष्टिकोण को बदलते हुए पूरी तरह से अस्पृश्यता निर्माण अभियान और हरिजन सेवक संघ के कार्यों में स्वयं को संप्रीत, जिससे हिंदू भारत के भीतर आंतरिक सामाजिक सुधार की प्रक्रिया तेज हुई थी। तो इस प्रकार हमने कंप्लीट कर लिया आपका
अब हम करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो या जिंदा रहो, ये आपके बीच में आता है, तो इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। तो क्लास को चलते हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी 24 मिनट हुई है और आपका हर एक डाउट क्लियर होगा क्योंकि ऐसी क्लासें लर्निंग विद तेजल पर ही मिलती है। इतना अच्छा कंटेंट वहीं पर और भी किसी यूट्यूब चैनल पर मिलता है, तो आप वहीं पर भी पढ़े और हमारे यहाँ पर भी पढ़े। ऐसा कंटेंट आपको कहीं यूट्यूब पर मिलेगा ही नहीं, मैं कहता हूँ आपको। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की सहमति के बिना उसे युद्ध में शामिल किए जाने और क्रिप्स मिशन 1942 की पूर्ण विफलता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर गहरा असंतोष फैला और जापानी सेना के भारत की पूर्वी सीमाओं तक पहुंचने के खतरे को देखते हुए गांधी जी ने अनुभव किया कि अंग्रेजों को भारत में बने रहना जापानी आक्रमण से आमंत्रित करने जैसा है। इस पृष्ठभूमि में कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा के एक प्रस्ताव तैयार किया, जिसे इतिहास में वर्धा प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वर्धा प्रस्ताव किसे कहा जाता है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि वर्धा प्रस्ताव किसे कहा जाता है, तो आपको इसको याद रखना है किसे कहते हैं वर्धा प्रभाव। तो आपकी इस यानी कि आपके जो अनुभव क्या, यानी कि जब जापानी लोग भारत में आ रहे थे और जो लोग अंग्रेज भारतीय बने हुए थे, तो उनको इस पृष्ठभूमि कार्य समिति में वर्धा में एक प्रस्ताव तैयार किया गया, जिसे वर्धा प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में 8 अगस्त 1942 को बम्बई के गोवलिया टेक के अंतर्गत अखिल भारतीय राष्ट्रीय कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आधिकारिक रूप से पारित किया गया, जिसका नारा यूसुफ मेहर अली ने तैयार किया था। इसी ऐतिहासिक भाषण में गांधी जी ने करो या मरो यानी डू और डाई का मंत्र भी दिया था, नारा दिया था। कांग्रेस द्वारा आंदोलन की घोषणा की खबर मिलते ही ब्रिटिश हुकूमत ने अत्यंत आक्रामक रणनीति बनाई और अभियान के तहत 9 अगस्त की सुबह होने से पहले ही कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, यानी कि पहले ही उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और कांग्रेस को असंवैधानिक संगठन की घोषित कर दिया गया था। इस दमनकारी कार्रवाई के तहत राजनेताओं ने विभिन्न स्थानों पर नजरबंद भी किया था। महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी की लुगाई थी, ठीक है, लुगाई क्या इनकी पत्नी थी, आप लुगाई मान सकते हैं। सरोजिनी नायडू थी, भुल्लाभाई देसाई था। गिरफ्तार करण मोड़े के आगे आगा का पैलेस में रखा गया था, ठीक है। आगे डिटेल से बात करते हैं, कहाँ पर रखा गया था, आपके वहाँ पर इसको रखा गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, गोविंद वल्लभ पंत थे। कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ सदस्यों को अहमदाबाद नगर में यहाँ पर जेल में रखा गया था। यानी कि गांधी जी और आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर लास्ट तक लड़ते मर गए, लेकिन भारत को स्वतंत्र करा के इन्होंने रहा, क्योंकि इन्होंने लगातार प्रयास किए। आप देख सकते हैं 1942 तक उनको जेल में ले जाया गया था और भारत स्वतंत्र होता है 1947 से, अगर लास्ट तक भारत के लोगों को जेल में ले गया गया, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। शीर्ष नेताओं की इस सामूहिक गिरफ्तारी ने आंदोलन को एक स्वतः स्फूर्त और नेतृत्वहीन जनक्रांति में बदल दिया, जहां जनता ने स्वयं अपना नेतृत्व संभाला। इस आंदोलन के दौरान देश भर में व्यापक हड़तालें हुई। टाटा स्टील प्लांट जैसे बड़े कारखानों ने मजदूरों ने काम बंद कर दिया, जिससे ब्रिटिश युद्ध आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई। और इस आंदोलन ने महिलाओं में भूमिगत रह के अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उषा मेहता ने बम्बई में गुप्त रूप से कांग्रेस रेडियो की स्थापना कर देशव्यापी संदेशों का प्रसारण किया था। एंड अरुणा आसफ अली ने 9 अगस्त को गोवलिया टेक मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर आंदोलन की अगुवाई की और बाद में सुचेता कृपलानी के साथ भूमिगत होकर इंकलाब नामक पत्रिका का संपादन किया। उन्होंने तत्कालीन मीडिया के आधार पर 1942 की झांसी की रानी की उपाधि दी और मरणोपरांत 1998 में भारत रत्न से सम्मानित विनय प्रभु से किया गया था। असम में कनकलता और बरुआ और बंगाल में मतंगेनी हजारा जैसी महिलाओं को पुलिस की गोलियों से सामना करते हुए, इस प्रकार आपके उत्तर प्रदेश के बलिया में चित्तू पांडे और इस प्रकार अलग अलग नेताओं ने अलग अलग स्थानों पर आपका नेतृत्व करने का कार्य किया था। आप सभी को याद रखना है। तो इस प्रकार होता है आपका सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट। ये तुलनात्मक आंदोलन है, तो ये आपको इनको रीड करना है। इसका पीटी आपको लर्निंग विद तेजल के टेलीग्राम पर तो मिलेगा, चांस रहेगा कि मिलेगा वहाँ पर, लेकिन इसको पेड करने की कोशिश हमारी चल रही है, क्योंकि आप सभी का प्यार इतना ही रहा कि आपने नेगेटिव कमेंट किए। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारी भी कुछ प्राइस होती है, हमें भी कार्य करने में मेहनत लगती है। तो आज का यूनिट 2 का वीडियो होता है यहीं पर कंप्लीट।
कंप्लीट सिलेबस हमने कर लिया है। पूर्ण एक्ट सभी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उन सभी बारे में बात कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा यूनिट 3 का, उसके बारे में बात करेंगे हम 1919 का अधिनियम। तो अलग अलग अधिनियम थे, 1919 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, और जो अलग अलग नेहरू रिपोर्ट 1928 थी, वो सभी के बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।